नमस्कार। कल रात डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने रातों रात दुनिया भर में एक सनसनी फैला दी है। उनका दावा है कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने के लिए तैयार हो गया है। अब सोचिए, एक ऐसा दावा जो मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया की सिक्योरिटी का नक्शा ही बदल दे। तो चलिए इस हाई स्टेक न्यूक्लियर चेस के खेल को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम को सौंपने के लिए सहमत हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप के ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल भूकंप की तरह है। इस एक बयान ने, आप समझिए, वॉशिंगटन से लेकर तेहरान और यरूशलेम तक हर जगह एक्सपर्ट्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पर सवाल ये है कि क्या इसमें वाकई कोई सच्चाई है, और अगर है भी तो आखिर इसके पीछे की असली कहानी क्या है। देखिए, नेगोशिएशन की टेबल पर सिर्फ यूरेनियम नहीं रखा है। ये असल में सालों का अविश्वास, मुश्किल प्रतिबंध और अरबों डॉलर के जमे हुए पैसों का एक उलझा हुआ जाल है। तो अगर हमें इस पहेली को सुलझाना है तो इसके हर एक टुकड़े को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। तो इस पूरे डिप्लोमैटिक ड्रामा के सेंटर में एक ही चीज है, यूरेनियम। लेकिन कोई ऐसा वैसा यूरेनियम नहीं, बल्कि एनरिच्ड यूरेनियम। यही वो चीज है जो एक न्यूक्लियर रिएक्टर को पावर भी दे सकती है और एक न्यूक्लियर बम भी बना सकती है। चलिए समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। आप यूरेनियम एनरिचमेंट को एक रेसिपी की तरह समझिए। जो नेचुरल यूरेनियम होता है ना, उसमें सिर्फ 0.7% एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जिसे U-235 कहते हैं। और एनरिचमेंट का प्रोसेस क्या करता है? ये इसी एक्टिव इंग्रेडिएंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी सॉस को गाढ़ा किया जाता है। तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो एनर्जी बनेगी, लेकिन अगर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो ये एक हथियार बन जाता है। तो ये है एनरिचमेंट की सीढ़ी। 4% पर सब कुछ शांत है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का फ्यूल है। 20% पर ये मेडिकल और रिसर्च के काम आता है। लेकिन 60% ये वो डेंजरस जोन है जहां ईरान आज खड़ा है। मतलब वेपन्स ग्रेड से बस एक छोटा सा कदम दूर। और 90% वो फाइनल लाइन है जो एक न्यूक्लियर बम बनाने के लिए चाहिए। और यहीं पर आता है ब्रेकआउट कैपेबिलिटी का डर, जो दुनिया भर के स्ट्रेटेजिस्ट्स की नींद उड़ाए हुए है। इसका मतलब ये है कि कोई देश इतनी तेजी से बॉम्ब बना ले कि दुनिया को संभलने का या रिएक्ट करने का मौका ही न मिले। अमेरिका के लिए ये एक बुरे सपने जैसा है, और इजराइल के लिए तो ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, मतलब अस्तित्व का खतरा। उनकी नज़र से देखें तो एक न्यूक्लियर ईरान एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की तरह है। तो सवाल ये है कि हम इस सिचुएशन तक पहुंचे कैसे? देखिए, ये जो अविश्वास है ये रातों रात नहीं पनपा है। इसकी जड़ें एक टूटी हुई डील और सालों की डिप्लोमैटिक लड़ाई में है। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और इसका इतिहास देखते हैं। 2015 में एक लैंडमार्क डील हुई थी, JCPOA। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ब्रेक लगाने को तैयार हुआ और बदले में दुनिया ने उस पर से प्रतिबंध हटा लिए। सब ठीक था, एक बड़ा नाजुक सा बैलेंस बना हुआ था। लेकिन फिर आया 2018, जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस डील को तोड़ दिया और सारे प्रतिबंध वापस लगा दिए। ईरान ने इसका जवाब कैसे दिया? उसने अपने सेंट्रीफ्यूज और भी तेजी से घुमाना शुरू कर दिया, और बस हम आज इस खतरनाक मोड़ पर आ खड़े हुए हैं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ यूरेनियम की नहीं है, ये पैसे की भी है। और थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे पैसे की। ईरान के लगभग $100 बिलियन पूरी दुनिया में एक तरह से बंधक बने हुए हैं, और ये नेगोशिएशंस में सबसे बड़ा इकोनॉमिक हथियार है। $100 बिलियन, सोचिए जरा। ये ईरान का अपना पैसा है जो उसने अपना तेल और दूसरा सामान बेचकर कमाया है। पर ये पैसा उसके अपने बैंकों में नहीं है, ये दुनिया भर के अलग अलग अकाउंट्स में फंसा हुआ है। और ईरान के लिए इस पैसे को वापस पाना किसी भी डील का एक नॉन नेगोशिएबल हिस्सा है। अब इस रकम को जरा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। $100 बिलियन, ये ईरान की पूरी इकोनॉमी का लगभग 1/4 यानी 25% है। इस पैसे के वापस आने का मतलब है एक डूबती हुई इकोनॉमी को बचाना, अपनी करेंसी को स्थिर करना और शायद अपनी हुकूमत को भी बचाना। इससे बड़े दांव और क्या हो सकते हैं? तो ये पैसा है कहाँ? ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। चीन, भारत, साउथ कोरिया, जापान, इराक, ये सारा पैसा ईरान को अपने तेल की बिक्री से मिला है। अब प्रॉब्लम यह है कि ये देश ईरान को पेमेंट तो करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से कर नहीं सकते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो खतरा ये है कि वो खुद अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम से कट जाएंगे। यही तो है अमेरिका का सबसे बड़ा इकोनॉमिक हथियार। यहाँ एक बहुत ज़रूरी कानूनी फ़र्क समझना होगा। ये पैसा फ्रोज़न है, कॉन्फिस्केटेड नहीं। मतलब इसे जमा किया गया है, जब्त नहीं किया गया। इसका मतलब है कि पैसा आज भी कानूनी तौर पर ईरान का ही है,
बस वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। और यही बात इसे एक बहुत पावरफुल लीवर बनाती है, क्योंकि अमेरिका पैसे को छीन नहीं रहा है, सिर्फ उस तक पहुंच को रोक रहा है, जो इसे एक जबरदस्त बार्गेनिंग चिप बना देता है। तो ठीक है, अगर कोई डील होती भी है तो वो दिखेगी कैसी? ट्रंप का हैंडओवर या सौंप देना शब्द सुनने में बहुत सीधा लगता है, पर असलियत इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो चलिए देखते हैं कि इस स्ट्रैटेजिक एंड गेम में क्या क्या हो सकता है। तो टेबल पर मोटे तौर पर 3 रास्ते हैं। पहला, कंप्लीट सरेंडर। ईरान अपना पूरा का पूरा यूरेनियम अमेरिका या इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स को सौंप दे। पॉलिटिकल तौर पर देखें तो यह लगभग नामुमकिन है। दूसरा ऑप्शन, ट्रांसफर। यूरेनियम को रूस जैसे किसी न्यूट्रल तीसरे देश में भेज दिया जाए, जहां उस पर नजर रखी जा सके। ये एक प्रैक्टिकल बीच का रास्ता हो सकता है। और तीसरा, डाइल्यूशन, मतलब हाई एनरिच्ड यूरेनियम को वापस लो एनरिच्ड लेवल तक पतला कर दिया जाए, जिससे वो हथियार बनाने के काम का ही न रहे। शायद टेक्निकली ये सबसे सेफ ऑप्शन है। लेकिन रुकिए, यहाँ कई मुश्किलें भी हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ईरान ने खुद अभी तक ट्रंप के इस दावे को कंफर्म नहीं किया है। और फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, वेरिफिकेशन का। आप ये कैसे पक्का करेंगे कि सारा यूरेनियम मिल गया है? आपको कैसे पता चलेगा कि कहीं कोई सीक्रेट स्टॉक नहीं छिपा हुआ है? यही वो प्रॉब्लम है जिसने पिछली हर न्यूक्लियर डील को मुश्किल में डाला है। और आखिर में हम घूम फिरकर उसी बुनियादी सवाल पर आ जाते हैं, जब दशकों का अविश्वास हो तो भरोसा कैसे बनाया जाए? क्या कोई भी इंस्पेक्शन सिस्टम, कोई भी अग्रीमेंट दो दुश्मनों के बीच इस गहरी खाई को पाट सकता है? ये सवाल सिर्फ ईरान का नहीं है, ये न्यूक्लियर एज में डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी पहेली है, और इसका जवाब अभी लिखा जाना बाकी है।